आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से संबंधित बहुत सारी छात्रों को प्रॉब्लम होती है, इससे आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी समस्या जो संख्या पद्धति से संबंधित है उसको हम अलग करेंगे। इसमें संख्या से संबंधित सबसे पहले जो संख्या होती है वो है हमारी प्राकृत संख्या। कौन सी है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो होती है वो हमारे दैनिक जीवन में गिनने के काम आने वाली संख्याएं होती हैं। दैनिक जीवन में जो सुबह जागने से शाम सोने तक जितने भी काउंटिंग की काम आती है वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में गिनने के काम आती हैं, वे संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में गिनने के काम आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू अनंत तक चलती है। ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर की संख्या होती है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जैसे इसमें नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण संख्या ये अपने आप में पूर्ण होती है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में यदि 0 लगा दी जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अर्थात 0 से प्रारंभ होने वाली, 0 से प्रारंभ सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि 0 से धनात्मक दिशा में चले तो वो 1/2 भी तो धनात्मक संख्या, लेकिन वो पूर्ण नहीं, क्योंकि वो आधी है। 1/2 को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। ये संख्या अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए जो 0 से शुरू होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू अनंत तक चलती हैं। अनंत तक चलती है। इसके बाद जो हमारी अगली प्राकृत संख्या है, इसके बाद हमारी जो अगले प्रकार की संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। कौन सी है? पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या। जो पूर्णांक संख्या होती है ये भी अपने आप में पूर्ण होती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या से भिन्न है। वो किसलिए? क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस की संख्या सम्मिलित हो जाती है। वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक तथा अपने आप में पूर्ण हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या के बाद में हमारी जो अगले प्रकार की संख्या है वो है पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक तथा अपने आप में पूर्ण, ऋणात्मक हो और धनात्मक भी हो तथा अपने आप में पूर्ण भी हो, तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसे हम एग्जाम्पल की तरफ से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पलों की सहायता से, जैसे प्लस माइनस जीरो नहीं लगाएं, क्योंकि जीरो ना तो प्लस की होती है और ना ही धन की ऋणात्मक होती है ना, या कि इसको ये कह सकते हैं ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। तो जीरो, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, प्लस माइनस पाँच, डॉट 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 अनंत तक चलेगी, प्लस माइनस अनंत। अब तक जितने भी तीनों प्रकार की संख्या कराई गई हैं, जो पहली है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये संख्याएं अपने आप में पूर्ण है लेकिन एक दूसरे से भिन्न है। वो किसके आधार पर है? जो प्राकृत संख्या है वो एक से अनंत तक हो जाती हैं और पूर्ण संख्या है वो जीरो से अनंत तक जाती हैं और पूर्णांक संख्या प्लस की और माइनस की संख्या सम्मिलित हो जाती है। इसमें ये प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या भिन्न है किसके आधार पर? जीरो के आधार पर। पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या भिन्न है किसके आधार पर? ऋणात्मक संख्याओं के आधार पर। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। यदि पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्णांक संख्या बन जाएगी। अगली जो हमारी प्रकार की जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन है वे संख्याएं जिन्हें p बटे q, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p व q सहवाज्य संख्या है, सहवाज्य संख्या है, सहवाज्य संख्या है, सहवाज्य संख्या है। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या में बहुत छात्रों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
खासकर एक जीरो के ऊपर डिपेंडेंट बात हो जाती है कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। ये खासकर एग्जाम में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या से पहले जितने भी प्रकार की जो संख्याएं आई हैं, जितने भी प्रकार की संख्याएं आई हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्या से पहले पूर्णांक संख्या में जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या में जितनी भी संख्या है वो सब की सब परिमेय संख्या है। और प्राकृत संख्या में भी जो जितनी भी संख्या है वो सब की सब परिमेय संख्या है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ये चारों प्रकार की संख्याओं में जितने भी प्रकार की संख्या सम्मिलित है वो सब की सब परिमेय संख्या है। इन्हें एग्जाम्पल की सहायता से भी और समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसमें बट्टे वाली भी संख्या सम्मिलित हो जाती है। मैं यहाँ पर प्लस माइनस करके बट्टे वाली संख्या को लिख दूं तो इससे समझ जाना कि सारी की सारी बट्टे वाली संख्या इसमें सम्मिलित होंगी। 11/2 प्लस माइनस 11/2। और ये पूर्ण संख्या अपने आप में ये जो 2 है 3 है प्लस माइनस है, इसका मतलब धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। और बट्टे वाली भी सारी की सारी संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सबके सब परिमेय संख्या है। और शून्य भी आ रही है तो इसका मतलब शून्य भी परिमेय संख्या है। ये सब कहाँ तक चलेंगी? अनंत तक चलेंगी, प्लस माइनस अनंत। तो ये हुई परिमेय संख्या। इसके बाद में आती है हमारी वास्तविक संख्या। जो पांचवें प्रकार की जो संख्या है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चार प्रकार की संख्या पढ़ने के बाद में जो हमारे पांचवें नंबर की जो संख्या है वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे कैपिटल आर से हम व्यक्त करते हैं। रियल नंबर जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से। वास्तविक संख्या, इसकी जो डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है लेकिन हम समझने के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, भाज्य, सहभाज्य, इन सारी संख्याओं को भी मैं एक एक से कंप्लीट करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं संख्या से संबंधित जितनी भी समस्या है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0 प्लस माइनस 1। अब इसमें जो भी एग्जाम्पल एक तो लिख सकते हैं सारी संख्याओं को, तो हमने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकता, अगर लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे हम। अगर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसका मतलब मैंने ये प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 0 इसमें 0 है। प्लस माइनस की मतलब प्लस की 1 और माइनस की 1 इसमें सम्मिलित है। प्लस की 2 माइनस की 2 इसमें सम्मिलित है। अब यहाँ पर मैंने अंडररूट के अंदर जो संख्या ली है 5, जो अंडररूट के अंदर जो संख्या 5 है वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसमें मैंने प्लस और माइनस की जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे। अब यहाँ पर बट्टे वाली संख्या जैसे 11/2, तो प्लस की और माइनस की जो 11/2 है इनको मैंने इसमें सम्मिलित किया। इससे हम समझ सकते हैं जितने भी बट्टे की संख्या होंगी प्लस की और माइनस की वो सब की सब इस वास्तविक संख्या में सम्मिलित होंगे। और ये कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक। अनंत तक बहुत बड़ी संख्या है जो हम इस बोर्ड पर भी नहीं लिख सकते, वो भी इसमें सम्मिलित होंगी। अनंत में सब कुछ जो छोटी बड़ी संख्या सभी छिपी हुई है, प्लस माइनस अनंत। अब यहाँ में इसके जो 6वें नंबर की संख्या है वो है सम्मिश्र संख्या, जो 11वीं के बाद चालू होती है। 10वीं तक तो हमारी
ये वास्तविक संख्या ही होती है। इसके बाद में जो 11वीं 12वीं में और बीएससी जहाँ तक भी करोगे तो वहाँ सम्मिश्र संख्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हमें एक तरीके से इस तरीका से भी समझ सकते हैं कि वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के समूह को, वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के समूह को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आर मैंने लिखा है वो है वास्तविक संख्या, आर मैंने जो लिखा है वो क्या है, वास्तविक संख्या। और जो अंडरूट के अंदर मैंने ये लिखा है कि माइनस की संख्या, अंडरूट के अंदर जो माइनस की संख्या, इससे आप समझ सकते हैं कि अंडरूट के अंदर जितने भी माइनस की संख्या होंगी वो सब की सब काल्पनिक, कैसी होंगी, काल्पनिक। तो वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के समूह को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब सम्मिश्र संख्या में यही नहीं है कि जो माइनस के अंडरूट में माइनस की संख्या वही सम्मिलित, इसमें मैंने आर लिखा है, मतलब आर में जितनी भी संख्या सम्मिलित है, मतलब वास्तविक संख्याओं में जितनी भी संख्या सम्मिलित है वो सब की सब सम्मिश्र संख्या में होंगी, है ना। अब इसके बाद में इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये 5-6 प्रकार की जो भी संख्या है उन सबको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैंने ये बात बताना भूल गया था कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इसके बाद में जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है इसको हम आई या जेड से व्यक्त करते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद में हमारी जो परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे हम कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। कैपिटल क्यू से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद में जो 5वें नंबर की थी वास्तविक संख्या जो मैंने बता दिया वो कैपिटल आर से व्यक्त करेंगे, और जो सम्मिश्र संख्या है उसको हम सी से व्यक्त करेंगे। अब ये जो मैंने क्रम से कराया, जब पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या, या इनको हम काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। काल्पनिक संख्या ये होती है सम्मिश्र संख्या, मतलब काल्पनिक और अकाल्पनिक संख्याओं का यहाँ सम्मिश्रण होता है। तो इनको ये हमने नाम दे दिया एन, डब्ल्यू, आई और क्यू, आर, सी। इनको हमें याद करने के लिए, क्रम में याद करने के लिए एक ट्रिक अप्लाई करते हैं कि नवी कुरैशी, नवी कुरैशी, नवी कुरैशी, अर्थात ना से एन, वी, नवी, वी का मतलब डब्ल्यू आई, कु का मतलब क्यू, रे का मतलब आर, सी का मतलब सी। एन से प्राकृत संख्या, डब्ल्यू से पूर्ण संख्या, आई से पूर्णांक संख्या, आई की जगह पे जेड भी हो सकती है, क्यू से परिमेय संख्या, आर से परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, और सी से है तुम्हारी सम्मिश्र संख्या। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखी है हेडिंग नवी कुरैशी। नवी कुरैशी एक याद करने का हमारा तरीका है कि सिस्टम से हम याद कर सकते हैं। ना के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आई, आई के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद सी। इसका मतलब है एन से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। इसे हम डायग्राम के माध्यम से सीखें। कभी कभी ये भी बताया जा सकता है कि बताइए कि एक सम्मिश्र संख्या है क्या, पूर्ण संख्या है क्या, पूर्णांक संख्या है क्या, परिमेय संख्या है क्या। नवी कुरैशी मतलब यहाँ पर ये
ट्रिक है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो पहली संख्या थी n हमारी, उसका बनेगा छोटा गोला। छोटी संख्या थी प्राकृत संख्या, वो उसका छोटा गोला। पहले गोले में हम उसको n को रख दें। इसके बाद एक और गोला बनाएंगे, वो गोला होगा हमारा w का। इसके बाद में जो तीसरा गोला बनेगा वो गोला हमारा i का। चौथा जो गोला बनेगा वो गोला है हमारा q का। और जो अगला इससे गोला अगला है वो है हमारा r का। और इससे अगला गोला हमारा है वो है c का, मतलब नवी कुरैशी। ये जो 6 गोले बनाए इन सभी में मैंने संख्याओं को लिख दिया। मतलब पहला गोला n का, दूसरा w का, तीसरा i का, चौथा q का, पांचवा r का और छठवा है c का। तो छोटा गोला बड़े गोले के अंदर है और बड़ा गोला एक और गोले के अंदर, मतलब ये सभी गोले एक दूसरे से कवर हैं। जो n वाला है उन ऊपर के जो 5 गोलों से कवर है। इसका मतलब n, सभी जो n है वो पूर्ण है, सभी n पूर्णांक भी है और सभी n परमेय भी है, सभी n वास्तविक भी है और सभी n सम्मिश्र संख्या है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी n पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं n नहीं है। सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर से हम कई प्रकार के सवालों का आंसर दे सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है। इनमें छोटा छोटा अंतर है, जैसे जो n w से भिन्न है वो किसके आधार पर है? शून्य के आधार। किसके आधार पर है? शून्य के आधार। w i से भिन्न है, मतलब w से i भिन्न है, वो किसके आधार पर? प्लस माइनस की संख्याओं के आधार, प्लस माइनस की संख्याओं के आधार पर। और जो q i से भिन्न है वो किसके आधार पर है? प्लस माइनस की बट्टे वाली संख्याओं के आधार पर। इसी प्रकार से q से r भिन्न है वो किसके आधार पर? अपरिमेय संख्या, प्लस माइनस की अपरिमेय संख्याओं के आधार पर। इसी प्रकार जो सम्मिश्र संख्या है वो r से भिन्न है, वो किसके आधार पर है? जो अंडररूट में जितने भी माइनस की संख्याएं आती हैं, अंडररूट के अंदर जितने भी माइनस की संख्याएं आती हैं वो सभी सम्मिश्र संख्या में सम्मिलित हो जाती हैं। उनको कहते हैं काल्पनिक संख्या। अर्थात सम्मिश्र संख्याओं को हम कह सकते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के समूह को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हमने जो 6 प्रकार की संख्या थी उनको समझा।